नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस दादरी पर। बच्चों, आज हम पेडागोगी की दूसरी वीडियो लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कंप्लीट पेडागोगी कवर करेंगे। इसमें जो पेडागोगी होगी वो सुपर टेट के लिए होगी बच्चों, सी टेट के लिए, यूपी टेट, DSSB, NVS, KVS, यानी कि ऑल एग्जाम जितने भी है सभी की कंप्लीट डिटेल में CDP कवर की जाएगी। क्लियर है? तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। टेस्ट सीरीज देखते हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में नीचे ये बताना मुझे, आपके 10 में से भैया 8 सही हैं, 7 सही हैं, 10 में से 10 सही हैं। तो आप ये यदि करो इन्हें तो जरूर आप क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर लगाना भी, ठीक है। तो आपके मार्क्स चेक होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे हम 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 10 उसके साथ साथ आपके तैयार होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, EVS की टेक्स्ट बुक को सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, या EVS को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो EVS की अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। मेमोराइज करके रट के बिल्कुल नहीं, जहां मेमोराइज वर्ड आए आप बिल्कुल ही देखते के साथ ही ऑप्शन काट देना, वो एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरा, डिस्क्राइब द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द EVS सब्जेक्ट, थोड़ा सा सही है। तीसरा पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द इश्यूज। चौथा है, रेस्पॉन्ड टू द इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ द EVS सब्जेक्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों B और C दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा है C, उससे भी बेहतर है। क्योंकि B वाले में जो C वाले में B अपने आप इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि बच्चों कंस्ट्रक्ट नॉलेज करना सबसे ज्यादा अपने आप कंस्ट्रक्ट यदि नॉलेज करोगे आप EVS में आप जाओगे तो EVS को आप बेहतर बना पाओगे कि आप जाइए, वातावरण के साथ जुड़िए, इन्वायरमेंट में आप देखिए किस तरीके से भ्रमण कीजिए, उनके बारे में पीयर ग्रुप में आप बातें कीजिए, उनके बारे में सोचिए, विचार कीजिए। तो कंस्ट्रक्ट द नॉलेज सबसे अच्छा है, इसमें बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है प्यारे बच्चों। वही ऑप्शन ज्यादा बेहतर माना जाएगा। देखो इसमें पेडागोगी में सबसे मेन बात है, सारे ऑप्शन सही से लगते हैं भाई, सारे। जैसे होली पे कलर हो जाए भाई, कोई पहचानने में नहीं आता, ऐसे ही 4 ऑप्शन में से कोई भी पहचानने में नहीं आता। तो सबसे बेहतर हमको चुनना होता है। तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज में वर्ड आ रहा है, इसमें कंस्ट्रक्ट द नॉलेज में अब हम खुद से सीख रहे हैं, वो सबसे बढ़िया है। लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग सबसे अच्छा मेथड है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये फाउंडर कौन है लर्निंग बाय डूइंग के, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग को किससे जोड़ा जाता है, तो आपसे कमेंट बॉक्स में मैं आशा करूंगा कि आप इसको जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को बच्चों समावेशी शिक्षा कहते हैं। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, बायलैंग्वेज, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि आप दोनों लैंग्वेज में सीखो, केवल हिंदी के भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि हिंदी की भाषा पेपर में पल्ले नहीं पड़ेगी आपके, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी भाई, आपको बिल्कुल भी समझ आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं साधारण तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूँ। देखो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें डिसेबल्ड बच्चे जो अपंग है, डिसेबल्ड है, अपंग ना बोल के सबसे अच्छा बोलेंगे डिसेबल्ड, ठीक है, और एबल्ड बच्चों को जब एक साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, तो उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। उनके साथ डिसेबल्ड के साथ अलग शिक्षा का प्रावधान नहीं देंगे, उनके लिए अलग स्कूल नहीं खोलेंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं करेंगे। उसी क्लासरूम के अंदर उन्हें स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है वो प्रदान करेंगे और उन्हें एबल्ड स्टूडेंट के साथ ही पढ़ाएंगे। ऐसी शिक्षा से हीनता की भावना कम होती है। तो समावेशी शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा है। देखो ये रिजिड बनाएगी स्ट्रक्चर को, बिल्कुल नहीं, रिजिड तो बिल्कुल देखते निकाल देना है, ठीक है। बहुत से भार है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बहुत से भार नहीं है। फ्लेक्सिबल पेडागोगी सबसे अच्छा है कि बच्चे फ्लेक्सिबल बनेंगे। ज्यादा से फ्लेक्सिबल का मतलब है उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर सबसे ज्यादा बढ़ेगी,
ठीक है, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए उन्हें फ्लेक्सिबल आपको बनाना पड़ेगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 का प्रतिपादन फाउंडर कौन है, ये किसकी थ्योरी पर बेस्ड है? और सबसे अच्छा एक और बता दो तो इसके अध्यक्ष कौन है? चलो अध्यक्ष मैं बता देता हूँ, डॉक्टर यशपाल शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, और आपको बताना है किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, उनकी थ्योरी क्या है। तो एनसीएफ 2005 भी कहती है बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, ठीक है, लचीला बनाइए। रिजिड स्ट्रक्चर में बांधा होना नहीं देनी है, कोई भी बांधा रिजिड कोई भी उनके साथ ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने कल की वीडियो किसी ने देखी हो तो उसमें बताया था एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। फिर मैंने कहा था इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का हिंदी में आंतरिक पुल, ठीक है, और ये है एक्सट्रिंसिक बाहरी। कोई चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों पढ़ो मेहनत करो, या आपको मैं टेस्ट लूंगा, मैं आपको अवार्ड दूंगा, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, क्लास में जब आप आओगे क्लैपिंग करवाऊंगा, सारे बाहरी मोटिवेशन है। कौन करवा रहा हूँ? मैं करवा रहा हूँ। देखो टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, प्राइज दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, तो सारे ही कैसे हैं, एक्सट्रिंसिक है। तो कैश प्राइज कैसा है बच्चों? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी पुल बनन। अवार्ड मैं दे रहा हूँ, ये भी एक्सट्रिंसिक है। मैं प्रशंसा कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स से, या आपके पेरेंट्स प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये भी कैसा है भाई, ये भी कैसा एक्सट्रिंसिक है। और बचा तीसरा ही ऑप्शन, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी भाषा को अपने तरीके से किसी रुचि लेकर पढ़ना क्या कहलाता है? अपने जिसमें लगन लग जाए, आप खुद पढ़ने लगे, आपको खुद में इतनी लगन हो जाए, आपकी बेहतर बनते चले जाएं, तो उसको बोलेंगे लर्निंग इन न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपको उसमें रुचि आने लगे, तो रुचि आएगी तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है, और बाहरी पुल में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल। तो एक इसमें है, आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा भाई, मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट भी होता है एक भाई, इसको भी पुनर्वरण बोलते हैं। तो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसकी है? ठीक है, थ्योरी किसकी है? और ये थ्योरी जिसने दी उसने ये वर्ड नहीं दिया, वर्ड किसी और ने दिया है, थ्योरी किसी और ने दी है। तो आप पेपर में पूछे रीइंफोर्समेंट वर्ड इज गिवन बाय और रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज गिवन बाय, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। तो कमेंट बॉक्स में बच्चे छाप दो कि दोनों के आंसर क्या है। क्लियर है? तो आपका अच्छा होने वाला है। आगे की वीडियो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपने टॉपिक से एक्सप्लेन करूंगा जब, तो बताऊंगा। जब मैं थ्योरीज लेके आऊंगा, एक वीडियो में ऐसी आएगी जिसमें मैं पूरी सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगा, उसमें बताऊंगा सारी चीजें बच्चों। क्लियर है? अगला है मिसकंसेप्शन। देखो मैं आपको कोई टॉपिक समझाऊंगा, कोई चीज ऐसी हो सकती है बच्चों जो आपके समझ में भी ना आए। देखो क्लास में आप बैठे हो, तो जरूर नहीं सारी चीज में आप समझने में सक्षम हो, समझ में आई, तो कुछ चीजें ऐसे भी हो सकती हैं बच्चों जो चीजें ना आई, और ज्यादा भ्रम आपके मन में मिसकंसेप्शन पैदा कर दे। तो एक नेचुरल कारण है बच्चा। देखो हम जब समझते हैं तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि 4 सवाल समझ में आ गए पढ़ाए हुए, 5वां नहीं आया, तो आपने 5वां कमेंट बॉक्स में कर दिया सर इसको बताना दोबारा से एक बार और, या हमें इसका आंसर ये ज्यादा बेहतर लग रहा है सर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मिसकंसेप्शन जो होता है वो बिल्कुल एक नेचुरल भावना है, हो सकता है। तो ये एबनॉर्मलिटी के नहीं, भी नेचुरल है, ठीक है। जो अच्छा है तो अच्छाई के साथ बुराई जरूर चलती है भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से मिसकंसेप्शन भी बच्चों में यदि कोई फैले तो ये भी एक नेचुरल कारण है भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स। भैया एक क्वेश्चन यहाँ पे है ईवीएस का। आपसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ कि देखो ईवीएस में है, मिलेगा आपको, बहुत कई बार पेपर में पूछा गया। हांगकांग एक देश है, उसमें सांपों
को मारकर एक खाना पकवान बनाया जाता है, उस पकवान का आपको नाम बताना है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं भाई आपसे, चींटी के काटने पर कौन सा एसिड निकलता है? क्लियर है? 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर है भाई पॉइजनस जो दांत हैं, जो जहरीले दांत हैं सांप के, उनको फैंग्स कहते हैं, फैंग्स। क्लियर है? तो याद कर लीजिए उसको क्या कहते हैं भाई, फैंग्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रतिपादन किसने किया था? हु इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? तो आपको बताना है क्या, मैं बताता हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बच्चों को देख रेख में, बच्चों को एक पेडागोगी तरीके से शिक्षा दी जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ, बच्चे की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाए। कंस्ट्रक्ट किया जाए यानी कि ओवर लर्निंग पर ध्यान दें, खुद से ज्यादा सीखें वो, लर्निंग बाय डूइंग करें, लर्निंग बाय डूइंग हो, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, कंसेप्ट को समझाया जा सके, उनके अंदर कंस्ट्रक्शन किया जा सके। तो देखो भाई, ओनली वाला गलत कर देना। पैसिव तो देखते नहीं गलत, पैसिव होता है भी, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव जिसमें बच्चा खुद से सीखता है, खुद से सीखता है तो बच्चा क्या रहेगा भाई, एक्टिव, जो खुद भी पार्टिसिपेट करेगा, और खुद से भी पार्टिसिपेट करेगा तभी तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा। तो एक्टिव वर्ड है या नॉन स्टैटिक है, दोनों का मतलब एक ही है बच्चा। लेकिन आपको पैसिव को देखते हैं, पैसिव तो बस सोया हुआ समझो। जैसे लेक्चर मेथड में होता है, टीचर लेक्चर देकर चला जाता है, बच्चा बैठा का बैठा ही रह जाता है, तो लेक्चर मेथड को कैसे क्या माना जाता है, पैसिव। तो पैसिव देखते नहीं गलत कर देना। कॉपी करना, आंसर को ब्लैक बोर्ड पर कॉपी करके बैठे हो बच्चे, समझ में कुछ आया नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मैंने कि भाई पैसिव और इमिटेटर कॉपी करे जा रहा है, पैसिव तरीके से देखा निहारे जा रहे हैं भी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल एक्टिवली एंगेज्ड, कैसा सीडीपी में क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षा जब दी जाती है तो उसको बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और इस क्लासरूम जो होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, तो बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा एक्टिवली। कब वो कंस्ट्रक्ट करेगा, जब वो एक्टिवली एंगेज्ड होगा। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूं आपसे, जॉन डिवाई के सिद्धांत लिखो। क्या सिद्धांत है जॉन डिवाई का, तो बताओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भैया, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये है। मैं आपको थ्योरी भी पूरी डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। 4 स्टेजेस होती हैं, हाँ लिख देता हूँ बच्चों में, 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। 4 स्टेज में पहली स्टेज सेंसरी मोटर संवेदीय पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट, चौथा होती है भाई फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल अमूर्त बोला जाता है फॉर्मल को भी, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट बोल दो, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होती हैं। किसकी होती है बच्चा, ये किसने दी थी, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये 4 स्टेज किसकी हैं, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ। ये 0 से 2 साल के लिए होती है, ये 2 से 7 साल के लिए, ये 7 साल से 11 साल के लिए तीसरी वाली, और चौथी वाली 11 साल से अबाउट 18 साल तक रहती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज रहती है जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को सीखता है। तो पहली में बच्चा किसको सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस को, ठीक है। दूसरी स्टेज में बच्चा जीववाद का गुण नहीं रहता भाई, जीववाद हिंदी में जीववाद, यानी कि कोई चीज लिविंग है, कोई सी चीज नॉन लिविंग है, तो ये पता नहीं रहता, ठीक है। वो लिविंग को भी नॉन लिविंग समझता है और नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगता है। तो इसमें अपलटावी का गुण भी नहीं होता। लेकिन इसमें एनिमिज्म, जीववाद को इंग्लिश में एनिमिज्म बोला जाता है, यानी एनिमिज्म का गुण कम नहीं रहता प्री ऑपरेशन में, लेकिन कंक्रीट मारते आते बच्चा लॉजिकल हो जाता है और वो जीववाद यानी कि एनिमिज्म सीख जाता है, और पलटावी का गुण भी उसमें विकसित हो जाता है।
तो ये कह रहा है क्वेश्चन भाई एक ऐसी स्टेज का नाम बताइए जब जो बच्चा है वो एनिमिस्टिक व्यू ऑफ लार्जर वर्ल्ड एंड बिलीव दैट ट्रीज एंड प्लांट्स एज वेल एज मूविंग क्लाउड्स एंड रोलिंग स्टोन्स कैन हैव मोटिव्स एंड इंटेंशंस। तो ये कह रहा है भी कि जो क्लाउड हैं उनकी तरह ही, उनकी ही भांति जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो भी ऐसे ही मूव करते रहते हैं, भगते हैं, ठीक है, और उनका भी कुछ इंटेंशंस होती हैं, वो भी जैसे रोलिंग, पत्थर रोल कर रहे हैं, जैसे वो मान लीजिए कोई रेलगाड़ी में बैठा है तो उसको ऐसे लग रहे हैं कि पेड़ भी मूव कर रहे हैं, आगे भागे जा रहे हैं, तो उस तरीके से एग्जाम्पल बोला है। तो ये बच्चा तो यानी कि उसे लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस नहीं पता, तो बच्चा ये भी होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इन जो 4 स्टेज दी हैं ये किसने दी हैं ये पूछा है, मैंने आपको ये बताना है कि 4 स्टेज किसकी है। अगला क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे भाई हम बच्चे। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे तो इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा बच्चों। डिसकैलकुलिया होता है जब मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। 2 आपको बता देता हूँ, 2 आपको बताने हैं भाई, 2 मैं बताता हूँ। जब बच्चे की मैथ्स की कैलकुलेशन वीक हो जाए तो उसको बीमारी को बोला जाता है, उस डिसेबिलिटी को बोला जाता है डिसकैलकुलिया। क्या वीक होगी? कैलकुलेशन, बच्चा कैलकुलेशन ही नहीं कर पाता। डिसग्राफिया, राइटिंग प्रॉब्लम, चलो मैं 3 बता देता हूँ, एक आप बताना। राइटिंग प्रॉब्लम है, लिख नहीं पाता, तो बच्चा क्या है? डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया, रीडिंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बच्चे? रीडिंग प्रॉब्लम है, तो ये बच्चा प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया। रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, क्या बोला है बच्चा? राइटिंग बोला है, और राइटिंग बोला है तो क्या आएगी? या डिसग्राफिया आएगी। और आपको बताना ADHD, ADHD की फुल फॉर्म ये रही है, तो आपको बताना है बीमारी होती क्या है, होती क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं बच्चों। CCE, CC आया बच्चा, CCE, C फॉर कॉन्टिन्यूस, सतत व्यापक मूल्यांकन, हिंदी में बोलते हैं इसको सतत व्यापक मूल्यांकन। C कॉन्टिन्यूस, C फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, E फॉर इवेल्युएशन, E फॉर बच्चा क्या है? इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस लगातार, सतत। कॉम्प्रिहेंसिव होता है भी स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियां, खेलकूद भी और पढ़ाई लिखाई भी। इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन। तो भारत में लगभग सन 10-11 में लागू हुई, 10 और 11 में। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई, तो इसमें लगातार मूल्यांकन होगा। पहले बच्चा ऐसे होता था कि बच्चा 10th के केवल फाइनल बोर्ड के एग्जाम होते थे, उनके मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एक्टिविटीज के भी, यानी खेलकूद, स्कॉलस्टिक या पढ़ाई के भी, स्टडी के भी, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, और यूनिट टेस्ट के भी जुड़ेंगे। दोनों यूनिट टेस्ट के हाफ ईयरली होंगे, फिर यूनिट टेस्ट होगा, फिर प्री बोर्ड होंगे, सबका वेटेज मान के मार्क्स दिए जाते हैं। तो बच्चे का पूर्ण विकास करना इसका मकसद होता है। कैसा? होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण विकास। रैंक देना है? नहीं, रैंक तो कभी देनी नहीं। पास फेल कभी करना नहीं, पास फेल पे CDP में देखते नहीं, गलत करना है। रैंक कभी देना नहीं, सर्टिफिकेट कभी देना नहीं, ठीक है। कंपेयर आप एक दूसरे को, बच्चे को बिल्कुल मत कर देना, तो जहां कंपेयर वर्ड आ जाए आप बिल्कुल काट देना उसको। और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है बच्चे की, और उसको मॉडिफाई करना है। सबसे अच्छा आंसर बी है। क्लियर है? तो आपसे मैं पूछूं एक क्वेश्चन कि भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 असेसमेंट भी देखो, इवेल्युएशन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? इवेल्युएशन भी 2, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, योगात्मक और रचनात्मक। तो इनका डिफरेंस बताना है। और CCE में कितना पार्ट है इसका? CCE में कितना पार्ट है फॉर्मेटिव का और कितना पार्ट है समेटिव का?